वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में आज हम पुनः साप्ताहिक करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पिछले कई दिनों से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन आज से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मित्रों, आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। हमें जो पढ़ना है उनमें ग्राम उजाला योजना, 23 मार्च शहीद दिवस, जल शक्ति अभियान, विश्व खुशहाली दिवस जैसी रिपोर्टों को हम बहुत सारी टॉपिक्स को आज हम क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना मित्रों, यहाँ पे दो शब्द आप देख रहे होंगे जो समझ में आ रहा होगा। उसमें एक शब्द है ग्राम और दूसरा शब्द है क्या है, उजाला। मित्रों, यदि हम इसको तोड़ दें, यदि हम इन शब्द को तोड़ दे, पहला टॉपिक है, पहला शब्द ग्राम, दूसरा शब्द उजाला, तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि ये जो योजना है, पहली चीज तो कहाँ से संबंधित है, गांव से संबंधित है। उजाला, उजाला का मतलब होता है रोशनी। क्या होता है, रोशनी। रोशनी का मतलब होता है कि जो हमें बल्ब से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उससे संबंधित क्या होगी, यह योजना होगी। मित्रों, यह जो योजना लाई गई है वह किस मंत्रालय के तहत लाई गई है, तो वो लाई गई है बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यह केंद्र सरकार का मंत्रालय है और इसके जो मंत्री हैं वो है राजकुमार। कौन है, राजकुमार सिंह जी ने, आप लोग जानते होंगे RK सिंह के नाम से। ये जो योजना है वह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो वह प्रारंभ हो रही है बिहार के आरा जिले से। कहाँ से, बिहार के आरा जिले से इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। इसके अलावा यह विजयवाड़ा, अर्थात विजयवाड़ा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात जैसे गांवों से ये क्या हो रही, योजना का क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत क्या किया जाएगा, LED बल्ब का क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। आपको मित्रों पता होगा कुछ समय पूर्व LED बल्ब का वितरण हो रहा था 70 रुपये में। कितने में, 70 रुपये में LED बल्ब का क्या किया जा रहा था, वितरण किया जा रहा था। लेकिन इस योजना के तहत जो बल्ब का वितरण होगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। कितने रुपए में किया जाएगा, 10 रुपये में LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। इसके तहत क्या है, 1,50,00,000, कितने, 1,50,00,000 LED बल्ब का क्या किया जाना है, वितरण किया जाना है। इसके अलावा मित्रों, इस योजना के तहत क्या है, अगर आप देखेंगे, सॉरी, इस योजना के तहत क्या होगा, हमने जैसा पहले बताया कि 10 रुपये में आपको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। यह दुनिया का सबसे सस्ता LED बल्ब प्रोवाइड कराने वाली क्या है, योजना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे, हमने पहले ही बताया ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टॉपिक्स में ही ग्राम उजाला योजना, अर्थात नाम ही है योजना का ग्राम उजाला, तो कहाँ से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते LED बल्ब का क्या करना है, प्रोवाइड कराना। इस योजना के तहत और क्या है, जो हमारे यहाँ CFL बल्ब लगे होते हैं और जो भी अन्य बल्ब होते हैं, हम उन बल्बों को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और जमा करने के बदले में क्या होगा, बदले में 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट, कितने, 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब हम ले सकते हैं। ठीक है मित्रों। इसके अलावा हमने जैसा कहा कि मूल्य के हिसाब से, किसके हिसाब से, मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LED बाजार है। आप मित्रों समझ गए होंगे कि LED जो ग्राम उजाला योजना है वह कहाँ से संबंधित है। पहली चीज़ तो गांव से संबंधित, दूसरा उजाला अर्थात यहाँ पे हम लोग LED बल्ब की बात कर रहे हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, LED बल्ब प्रोवाइड करना सस्ते दामों में। सस्ता दाम अर्थात 10 रुपये में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। उसके अलावा मित्रों, इस योजना के तहत जो CFL बल्ब होते हैं, CFL बल्ब, और जैसे आप सूर्या बल्ब वगैरह आदि बल्बों को जानते होंगे जो अत्यधिक चमक पैदा करते हैं और क्या करते हैं, हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी बल्बों को हम क्या कर सकते हैं, वापस करके बदले में 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना को लागू करने का कारण क्या था। तो इस योजना को लागू करने का जो कहा जाए सबसे प्रमुख कारण था वो था पर्यावरण। अर्थात बाकी सब में क्या होता था, बाकी सब जितने भी बल्ब हैं, चाहे वो CFL हो, LED बल्ब हो, जितने भी बल्ब हैं, वह क्या करते थे, अधिक बिजली लेते थे, अधिक बिजली लेते थे। और जब बिजली अधिक लेंगे तो जाहिर सी बात है बिजली प्राप्त कहाँ से होती है, पानी, ठीक है ना।
इसके अलावा वित्तीय स्थिति कमजोर होती थी, जिसके कारण क्या होता था, पर्यावरण को भी क्या होता था, इससे नुकसान होता था। इसलिए सरकार ने कहा कि हम एलईडी बल्ब लाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, पहली चीज तो बिजली की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। आर्थिक रूप से क्या होगा, स्थिति लोगों की मजबूत होगी, क्योंकि सूर्या बल्ब जैसे लोग, जैसे सूर्या हो गया, सीएफएल बल्ब हो गए, ये सब क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा खींचते हैं, अधिक बिजली खींचते हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक क्या करना पड़ता है, बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जब एलईडी बल्ब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन सब से क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। अब इस योजना को संचालित कौन करता है, ये जो योजना लाई जा रही है इसको संचालित कौन करता है, तो उसको संचालित करता है CESL, मतलब कि कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ये जो कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है वो किसका भाग है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की क्या है, एक सहायक कंपनी। आपसे कभी मित्रों पूछता है कि जो ग्राम उजाला योजना है वह किसके तहत संचालित की जा रही, किसके द्वारा संचालित की जा रही, तो आपको याद रखना है CESL, मतलब कि कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। किसकी सहायक कंपनी है, यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की क्या है, एक सहायक कंपनी है। इस योजना के तहत जैसे हमने बताया कि 10 रुपये प्रति पीस क्या दिए जाएंगे, बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, कहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में। हमने जैसा आपको पहले बताया मित्रों कि सरकार की पिछली उजाला योजना जो थी उसमें 70 रुपये प्रति पीस क्या किया जा रहा था, बल्ब को प्रोवाइड कराया जा रहा था। कौन सी, एलईडी बल्ब को 70 रुपये प्रति पीस क्या किया जा रहा था, प्रोवाइड कराया जा रहा था। इसके अलावा मित्रों ये जो योजना है वह पूरी तरह से, ये योजना किस पे है, अर्थात इसका जो आर्थिक कहा जाए खर्च वगैरह किस प्रकार से वहन किया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय पोषण। तो इस योजना को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के द्वारा वित्तीय पोषित है। हम आपको मित्रों कार्बन क्रेडिट बताएंगे क्या होता है। तो यह योजना पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट से वित्त पोषित है। वित्त पोषित का मतलब होता है कि इस योजना का संचालन के लिए जो हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, अर्थ चाहिए, वह कहाँ से सरकार खर्च करेगी या कि सरकार को वह कहाँ से प्राप्त होगा, तो वह कहाँ से प्राप्त होगा, कार्बन क्रेडिट के द्वारा प्राप्त होगा। और यह भारत में इस तरह का क्या है, पूरी तरह से पहला कार्यक्रम है, याद रखिएगा। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है मित्रों, यहाँ पर भी आप देखेंगे दो शब्द है, पहला शब्द है कार्बन, दूसरा शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे, साख। आप लोग अधिकांशतः क्रेडिट शब्द का उपयोग करते होंगे कि गांव में उसकी क्रेडिट खराब हो गई है, उसकी साख गिर गई है, वो जितना समृद्ध है लेकिन उसकी गांव में कोई इज्जत नहीं है, हैं, उसके ऊपर बैंक का लोन बढ़ गया, अर्थात उसकी साख बहुत गंदी है। इस तरह के आप हमेशा शब्दों का प्रयोग करते होंगे। तो यहाँ भी यही शब्द है, क्रेडिट का मतलब होता है साख। तो यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट शब्द है ना, वो देश किस परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ये देश के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अर्थात जो देश जितना कम कार्बन का उत्सर्जन करेगा उतना ही अधिक उसको क्या मिलेगी, कार्बन क्रेडिट मिलेगी। अर्थात यहाँ पे जो कार्बन है वो दिखाता है कार्बन के उत्सर्जन को, किसको दिखाता है, कार्बन के उत्सर्जन को, और क्रेडिट का मतलब होता है साख। तो यहाँ पे सिंपल सा अर्थ है, जो देश या कंपनी जितना कम कार्बन का उत्सर्जन करेगी उसको उतना ही अच्छा क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो वहीं पे ये चीज़ लिखा है कि विश्व के विभिन्न देश और कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या करना, कमी करना। जैसे हमने बताया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते ये मतलब कि जो भी कंपनी या देश इन उत्सर्जन में कमी करेगी उनको क्या दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यही प्रमाण पत्र क्या कहलाता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको दी गई जानकारी सहजता पूर्वक समझ में आई होगी। अब मित्रों ये जो कार्बन क्रेडिट है वो यूनिट में प्रदान किया जाता है। किसमें प्रदान किया जाता है, एक यूनिट में। अर्थात कार्बन क्रेडिट किसमें प्रदान किया जाता है, यूनिट में प्रदान किया जाता है। एक यूनिट अर्थात जो देश 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कि कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अर्थात बराबर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं, जो 1 टन
कमी कर देगा इस प्रकार की गैसों में, उसे 1 यूनिट कार्बन क्रेडिट क्या प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। अर्थात जो भी देश या कंपनी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य जो भी गैसें हैं, अर्थात जो पर्यावरण को हमें नुकसान पहुंचाती हैं, कमी कर दिया, तो उसे 1 यूनिट क्या कर दिया जाएगा, कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। और मज़ेदार बात यह है मित्रों, इस कार्बन क्रेडिट का व्यापार भी होता है, सरकार इसका ट्रेड भी करती है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको जानकारी समझ में आई होगी। हमारा अगला टॉपिक है 23 मार्च को शहीद दिवस। मित्रों, जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है जिस दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस दिन को हम लोग क्या मानते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात हुआ क्या था, आपको कहानी है ये मतलब इतिहास का कहा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो 23 मार्च 1931, कब 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाहौर, जो आपकी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना। और यही जो फांसी की सजा दी गई थी, तो इसी दिन को 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि इनको फांसी क्यों दी गई थी। तो क्या हुआ था कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, किसने, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, विधानसभा में बम फेंक दिया था। क्या कर दिया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंक दिया था। और बम फेंकने के उपरांत इन्होंने स्वयं को क्या करवा दिया था, गिरफ्तार करवा दिया था। अब बात आती है कितने बड़े क्रांतिकारियों ने अपने आप को गिरफ्तार क्यों करवाया, तो इनके गिरफ्तार मतलब स्वयं को गिरफ्तार करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि अदालत को क्या करना, एक मंच बनाना, और उस मंच का प्रयोग क्या करना, क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। इसलिए इन्होंने क्या किया, स्वयं को क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। अब बात ये आती है कि इनको फांसी दी गई तो क्यों दी गई, विधानसभा में बम फेंकने के कारण तो फांसी नहीं दी गई होगी, क्योंकि उस वक्त तो कोई मारा ही नहीं था, क्योंकि जो बम फेंका गया था वो बम अगर मान लीजिए विधानसभा, तो उसके खाली स्थान में फेंका गया और आसपास बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। तो फिर इनको फांसी क्यों दी गई, तो फांसी इन लोग को इसलिए दी गई थी कि इनके ऊपर क्या चला गया, ट्रायल चला गया। जब ट्रायल चला गया तो इनको यह पता चला कि जो भगत सिंह हैं वो ब्रिटिश अधिकारी कौन, सैंडर्स की हत्या में क्या है, शामिल हैं। भगत सिंह ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या में क्या है, शामिल है। उनके साथ साथ राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर हत्या का क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। और यही जो मुकदमा चलाया गया, इसी मुकदमे को क्या कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह का ट्रायल, इस नाम से इतिहास के पन्नों में क्या हो गया, दर्ज हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च के दिन फांसी दी जानी क्या थी, 24 मार्च, सॉरी, जो ये थी भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, उनको 24 मार्च को क्या देना था, फांसी देना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक रात पूर्व 23 मार्च को इन्हें क्या दे दिया, फांसी पर लटका दिया, अर्थात फांसी की सजा दे दी, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि नवंबर 1928, अर्थात अब ये बात आती है कि इन्होंने सैंडर्स है उसकी हत्या क्यों की, कुछ कारण तो रहा होगा हत्या करने का। तो क्या हुआ था कि नवंबर 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन कहाँ आया था, लाहौर आया था। और जब ये लाहौर आया था तो इनका विरोध कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कौन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जब विरोध कर रहे थे तो उस समय जो लाहौर का सहायक पुलिस कप्तान कौन था, सैंडर्स था। तो सैंडर्स ने क्या करवा दिया, आंदोलनकारियों पे क्या करवा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया। और यही जब लाठी चार्ज हुई तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय की चोट लगने के कारण क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो आंदोलनकारी क्या हो गए, उग्र हो गए, क्या हो गए, उग्र हो गए। और इसी का परिणाम क्या था कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त और शिवराम ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का क्या किया, निर्णय लिया और सैंडर्स की गोली मार का क्या कर दी, हत्या कर दी दिसंबर 1928 में, जिसके कारण इन्हें क्या दिया गया,
फांसी की सज़ा सुनाई गई। और यही जो इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मुकदमा चलाया गया, इसी को हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक होता है शहीदी दिवस, एक होता है शहीद दिवस। तो जो शहीदी दिवस है वे है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की गई थी 23 जनवरी को, उस दिन क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस। और जो 23 जनवरी है, अरे 23 मार्च, सॉरी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। मित्रों, आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है कि 30 जनवरी शहीदी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के उसमें, और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्रांतिकारी अर्थात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी की सजा का। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अगला है जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान सिर्फ इतना सा है मित्रों, जान लीजिए कि इसका शुभारंभ कब किया गया था। 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, इसका अभियान किया था। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ यही था जो पानी गिरता है बारिश का, ये बारिश का पानी गिर रहा है, इन बारिश के पानी को हम एक जगह क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, अर्थात इनका संचयन कर लें। इससे क्या होगा, जहाँ पर पानी की कमी है, क्या है, जहाँ पर पानी की कमी है उस कमी को दूर किया जा सके। ठीक है ना, अर्थात बारिश के पानी को एक जगह क्या करना, इकट्ठा करना, यही कहलाता है जल शक्ति अभियान का उद्देश्य। तो 22 मार्च 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। थीम क्या थी, थीम का मतलब कि इसका मोटो क्या है, तो कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स, मतलब कि हमें पानी को रोकना है, संचयन करना है जहां वह गिर रहा है, जब भी गिर रहा है। इसके अलावा यह जो योजना है शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा, मतलब कि इनको क्या करना है, जागरूक बनाना है, और किस तरह से जल बचाकर वह अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। जागरूक क्यों बनाना है, कि उन्हें यह बताया जा सके कि जल ही जीवन है, अगर आप उसे बचाएंगे तभी आपका भविष्य क्या हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। ठीक है ना। बारिश के पानी का स्टोरेज करना है, हमने बताया आपको। इसका लाभ कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इनका सर्वाधिक लाभ मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश का पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जैसे इलाकों में जहाँ पर क्या है, पानी की क्या है, पानी की कमी है, सॉरी, जहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, इस कमी को दूर किया जा सके। क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जल का संरक्षण या संचयन, जल का संरक्षण, वर्षा का जल का संचयन, बोरवेल को रिचार्ज एवं संरचनाओं का पुनः उपयोग, गहन वनीकरण, वाटर सेट का विकास, ये सब इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य किसका, जल शक्ति अभियान का। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है मित्रों विश्व खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली रिपोर्ट का मतलब है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश है, अर्थात किस देश के नागरिक दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं, ऐसी एक रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन जारी करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है ना। इसमें विश्व के लोगों पर कोविड के प्रभाव पर केंद्रित था, अर्थात ये जो रिपोर्ट थी कि जब हमारे विश्व में कोविड का प्रभाव आया, कोविड का प्रकोप आया, उस समय लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, किस देश के लोग तब भी खुश थे। ठीक है। तो इसमें 149 देशों को शामिल किया गया है, 149 देशों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसमें फिनलैंड जो था लगातार चौथे वर्ष क्या था, नंबर 1 पे था। कौन, फिनलैंड सबसे नंबर 1 पर था। सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड। उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इन सब का स्थान आता है। अर्थात कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। कभी प्रश्न पूछता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 49 देशों को क्या किया गया, शामिल किया गया।
अब इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान आता है 139वां, अर्थात 149 देशों में भारत का स्थान है 139वां। यदि 2020 में बात करें तो 156 देशों में भारत का स्थान था 144वां। अर्थात कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 139वां स्थान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। सबसे नाखुश कौन से लोग रहते हैं, किस देश के लोग रहते हैं, तो अफगानिस्तान के लोग सबसे नाखुश रहते हैं। ठीक है ना। इसमें किन किन पॉइंट को शामिल किया जाता है, अर्थात किन आधारों पर यह पता लगाया जाता है कि इन देश को लोग खुश हैं, तो वो लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। इन 6 कारकों, ये जो 6 कारक हैं, इसके आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अर्थात ये जो 6 कारक हैं, इन 6 कारकों पर अध्ययन करने के बाद क्या किया गया, अध्ययन किया गया, जिसके बाद भारत को 139वां स्थान क्या किया गया, प्रदान किया गया। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। इसके बाद आता है मित्रों हमारा हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2021। क्या आता है, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2021। तो इसको कौन जीता था, हरियाणा जीती है। उपविजेता कौन है, झारखंड है। और कितने से जीती है, तो 4-3 से हरियाणा ने झारखंड को क्या किया है, पराजित किया है। ठीक है ना। और इसके अलावा झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। किसमें, जो 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी उसमें। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जो डिस्क थ्रो कंपटीशन होता है, कौन सा, डिस्क थ्रो। ये जो डिस्क थ्रो कंपटीशन है, इस डिस्क थ्रो कंपटीशन को जीतने के बाद कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या की है, क्वालिफाई की है। ठीक है। तो कमलप्रीत कौर नाम की एक महिला खिलाड़ी हैं जो डिस्क थ्रो खेल को खेलती हैं। उन्होंने 65.6 मीटर, कितना, 65.06 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए डिस्क थ्रो प्रतिस्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या किया, क्वालिफाई किया। अब बात आती है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मानक क्या होता है, तो मानक होता है 63.5 मीटर। अर्थात कोई भी खिलाड़ी क्या है, कोई भी खिलाड़ी इस 63.35 मीटर को क्रॉस कर ले या इस तक पहुंच जाए तो वो क्या कर लेती है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हो जाती है। तो हुआ क्या, जो कमलप्रीत कौर हैं भारतीय डिस्क थ्रो की प्लेयर, उन्होंने कितना फेंका था, 65.06 मीटर फेंका, जिसके कारण यह ऑटोमेटिक ओलंपिक के लिए क्या हो गई, क्वालिफाइड हो गई, क्योंकि ओलंपिक का बेंचमार्क 63.5 मीटर होता है। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने का मतलब कमलप्रीत कौर ने एक रिकॉर्ड क्या किया है, तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो 2012 कब, वर्ष 2012 में कृष्णा पुनिया, ये भी कौन है, डिस्क थ्रो प्लेयर हैं, ये भी ओलंपिक खेल चुकी हैं। ठीक है। तो कृष्णा पुनिया द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड कितना, 64.76 मीटर। तो इस रिकॉर्ड को भी क्या कर दिया है, तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, कितना, 65.06 मीटर का। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाना है, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य में। याद रखिएगा मित्रों, आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए डिस्क थ्रो प्रतिस्पर्धा में कौन सी महिला खिलाड़ी क्या की है, क्वालिफाई की है, तो कमलप्रीत कौर। आपको कृष्णा पुनिया टिक नहीं करना है, कमलप्रीत कौर करना है। इसके बाद मित्रों अगला टॉपिक आता है, कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क, सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क की सुविधा का क्या की है, प्रारंभ की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार, अर्थात आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला, याद रखिए कौन सा, भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क क्या किया है, स्थापित किया है। इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका जो उद्देश्य है वह है पशुपालन और पशु चिकित्सा, इन दोनों को क्या करना, बढ़ावा देना। याद रखिएगा मित्रों कि आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का कौन सा पहला सरकार है, कौन सी पहली सरकार है, कौन सा पहला राज्य है, तो आंध्र प्रदेश राज्य है। और जानवरों के लिए इस एम्बुलेंस नेटवर्क की प्रारंभ या शुरुआत क्यों किया, तो पशुपालन और पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो नेटवर्क है ना वो 175 जिलों में या कि विधानसभा सीटों में चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीटों में इस तरह की क्लिनिक अर्थात पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। क्लिनिक 108 सेवा के तर्ज पर अर्थात 108 नंबर की सेवा के तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे घर पर, कहाँ पर, घर पर आकर ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखिएगा एम्बुलेंस नेटवर्क का मतलब ही हो गया कि आप 108 नंबर डायल कीजिए और पशु चिकित्सालय या कि पशु चिकित्सक आपके घर पर आके पशुओं की क्या करेंगे, इलाज उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। इसके अलावा मित्रों थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, विधानसभा देखा जाए तो द्विसदनीय, एक विधान परिषद हो गई, एक विधानसभा हो गई। विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 सीटें हैं। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश में है और इसकी 3 राजधानियां अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल है। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आएगा। अगला टॉपिक हमारा है गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार। तो 2020 में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो दिया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। अब ये कौन है, इन्हें बांग्लादेश का क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब 2019 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ओमान के जो दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद को क्या किया गया, प्रदान किया गया। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो बंग बंधु अर्थात बंगाल के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें प्रदान किया गया। 2019 का किसे प्रदान किया गया, तो कौन है, काबूस बिन सैयद अल सैयद को प्रदान किया गया। अब थोड़ा सा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1995 में, कब, 1995 में की गई। गांधी जी के 125वें जन्म दिवस पर क्या किया गया, इसका स्थापना की गई। यहीं पे लिखा हुआ गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार, कौन सी, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह एक वार्षिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार किस आधार पर प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करे अर्थात हिंसा को न अपनाए। इसके अलावा यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ इन सब से क्या है, परे है। अर्थात ऐसा नहीं है कि यह पुरस्कार सिर्फ भारतीयों को दिया जाएगा। अगर भारतीय को दिया जाता तो शेख मुजीबुर रहमान को भी प्रदान न किया जाता और इनके साथ साथ जो सुल्तान है ओमान को, उन्हें भी ना दिया जाता। इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति और पंथ इन सब से क्या है, परे है। मित्रों आपसे पूछ सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार किन आधारों पर प्रदान किया जाता है। आपको दे सकता है राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ, ये 4 से 5 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा उपरोक्त में से सभी, या कह देगा राष्ट्रीयता को हटाते हुए इनको दे देगा। मतलब इन विकल्पों को आपको क्या करना है, याद रखना है हर हाल में। इसके अलावा
जो ये गांधी शांति पुरस्कार है वह एक जूरी होती है, जूरी मतलब एक समिति होती है, उस समिति द्वारा ही क्या चुना जाता है, किसे देना है यह पुरस्कार, यह निर्धारित किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसमें कौन कौन होता है जूरी में। तो जूरी का जो नेतृत्व करता होता है अर्थात अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा चीफ जस्टिस होता है, भारत के प्रधान न्यायाधीश, और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ठीक है, कौन कौन? प्रधानमंत्री, सीजेआई, सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में सबसे बड़े, कौन से? विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता, इसका क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी इस जूरी का क्या थे? हिस्सा थे। आपको ये सब याद रखना है हर हाल में। अब पुरस्कार जो राशि है उसमें 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक भारतीय वस्तु क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मित्रों ये वन लाइनर फैक्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। मित्रों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों आपको PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप उस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे PDF ग्रुप मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ मित्रों उस व्हाट्सएप में डेली टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। जिनको भी जुड़ना है आप उस लिंक के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिना किसी शुल्क के। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।